हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड से जिनका भी इंटर एग्जाम 2023 में होने वाला है उनके लिए संक्षिप्त कवि परिचय लेके आए हैं, जिसमें हम लोग संपूर्ण पद्य खंड का खात्मा करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे फ्री में PDF नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संक्षिप्त कवि परिचय है, पहला में दिया गया है सूरदास। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में जानेंगे। देखिए, सूरदास जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी। मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कौन? तो सूरदास। ठीक है, श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरव्य की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी है। बात करें हम लोग आगे की तो सूर्य की कविता के विषय हैं, क्या क्या है? तो वात्सल्य, विनय भक्ति और प्रेम श्रृंगार। वात्सल्य रस को जो गहराई उन्होंने दी है वह अन्य कवियों में दुर्लभ है। बात है आगे की, तो यहाँ पे है सूर्य जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। आगे यहाँ पे उनकी कविता का नमूना है, पहला में है यहाँ पे कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया। सेकेंड में है भोजन करी नंद अचमन लिन है मांगत सूर जुठनिया। आगे यहाँ पे सूरदास की कृतियाँ हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सुर सारावली। ठीक है, सुर सारावली, और ये सभी बात आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए सेकेंड आता है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनका हम लोग परिचय देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हो गई थी। मृत्यु अटल है, मृत्यु कभी भी हो सकता है किसी का भी। ठीक है, प्रेम की पीर के कवि है, ध्यान देंगे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहते हैं, तो आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मार्मिक अंतर व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक गूढ़ आशयों वाला और महिमामय है। मध्यावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्म स्पर्शी वेदन वेदनामय रस है और चरित्रों उनके सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव हैं। बात करें आगे की तो जायसी की कृतियां हैं, ध्यान देंगे जायसी जी की कृतियां कौन कौन सी है, तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसला या मसलानामा। ठीक है, उनके पद्य के नमूने हैं। देखिए, पहला में है यहाँ पे जो लही अम्बही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। सेकेंड में है जह लोभ तह लाभ न होई जह लाभ तह लोभ न होई। थर्ड में है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पर मरे न बासु। ठीक है, आगे है यहाँ पे जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने न सिर्फ अपने युग की बल्कि युगों के भीतर कड़कती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी, जिसमें निष्कलंक आदर्श भी है और बहुत कड़वे यथार्थ भी हैं। ठीक है, बात करें तीसरा की तो यहाँ पे आता है तुलसीदास। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तुलसीदास जिनका जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई थी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ध्यान देंगे एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से
कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो तुलसीदास सही हो जाएगा। रामचरितमानस उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको तुलसीदास सही करना है। ठीक है, वे वाल्मीकि के अवतार हैं। ये भी पूछ सकता है कि वाल्मीकि के अवतार कौन है, तो तुलसीदास। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। आगे है यहाँ पे, उनकी कविता की भाषा अवधी और ब्रज दोनों रही है। ध्यान देंगे, तुलसीदास की भाषा जो है अवधी और ब्रज दोनों रही है। आगे है यहाँ पे, तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उसमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उनकी विषमताएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सुख दुख भी है, और उसकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है। आगे है यहाँ पे, तुलसीदास की कृतियाँ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से एम पे भी आई क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तुलसीदास की कृतियाँ हैं रामलला, नहछु, वैराग्य, संदीपनी, बरवे, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामा ज्ञान प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे तुलसी की कविता का नमूना है। ध्यान देंगे, कहहु तात अस मोर प्रनामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब देखिए, हम लोग 4 नंबर की ओर आ चुके हैं, जो कि है कबीर दास। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कबीर दास, जिनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो चुकी थी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निर्गुण संत कवि थे। ध्यान देंगे, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निर्गुण कवि कौन है, तो कबीर दास हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन से जो भी ज्ञान इन्हें मिला, उस इन्होंने अपनी कविता में अभिव्यक्त किया है। उनका ईश्वर निर्गुण था। ध्यान देंगे, उसे ज्ञान एवं प्रेम की आँख से ही देखा जा सकता है। अब आगे है यहाँ पे, उनकी लिखी कुछ पंक्तियां हैं। ध्यान देंगे, जो कबीर दास है, उनकी लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये पंक्ति दे देगा और लिख देगा कि ये पंक्ति लिखी गई है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, सही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। ठीक है, देखिए, पहला है, हरि मेरा पीव भाई, हरि मेरा पीव, हरि बिन रही न सके मोरा जीव। आगे सेकेंड में, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। ठीक है, थर्ड में है, जो आप लोग में शायद 7 से 8 क्लास में, ठीक है, पोठी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर भाषा के डिक्टेटर कहे जाते हैं। ध्यान देंगे, कबीर जो है भाषा के डिक्टेटर कहे जाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि भाषा के डिक्टेटर कौन से कवि को कहते हैं, तो कबीर हो जाएगा। ठीक है, कबीर। देखिए, पांचवा है यहाँ पे, नाभादास। तो नाभादास एक सगुण उपासक कवि थे। नाभादास क्या थे, तो एक सगुण उपासक कवि थे, और उनका जन्म 1570, जो कि अनुमानित है। ठीक है, अनुमानित है, और निधन 1600 के बाद कभी भी हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु भी कुछ लगभग नहीं है, ऐसे ही मतलब बताया गया है कि 1600 के बाद उनका मृत्यु हो चुका था। इन्होंने स्वाध्याय यानी कि खुद से सेल्फ स्टडी के माध्यम से और सत्संग से विद्या सीखी। सोचिए, पहले के ज़माना में लोग कैसे अपना पढ़ाई करते थे। उनकी रुचि, ध्यान देंगे, लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना एवं वैष्णव दर्शन चिंतन में थी। इनके गुरु स्वामी अग्रदास थे। ठीक है, बात करें इनकी कृतियाँ की, तो इनकी कृतियाँ हैं भक्तमाल, जो कि 1585 से 1596 तक प्रकाशित हुआ था। अष्टयाम, जो कि ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ था। अष्टयाम ये एक दोहा चौपाई शैली में हुआ था। ठीक है, और रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह है। बात करें हम लोग आगे की, तो नाभादास राम भक्त कवि थे। ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाभादास किसके किसके भक्त थे, तो राम भक्त कवि थे। उनकी भक्ति मर्यादा भक्ति नहीं वरन
माधुर्य भाव संवलित भक्ति थी। और आगे की बात करें तो प्रसिद्ध कृति भक्तमाल भक्त कवि नाभादास की शील सोच और मानस का दर्पण है। नाभादास विरक्त जीवन जीने वाले संत कवि थे। भक्तमाल भक्त चरित्रों की माला है। उनका संदेश है जात पाति पूछो नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ठीक है। भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। अब देखिए 6 में है भूषण। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। भूषण जिनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हो चुकी थी। वीर रस के महान कवि, ध्यान देंगे भूषण जो है वीर रस के महान कवि हैं। फड़कती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला के वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित बिरुदावलियां गाई। ठीक है, ध्यान देंगे छत्रपति शिवाजी और बुंदेल के वीर राजा छत्रसाल। ठीक है। आगे यहाँ पे भूषण के छंद ओज पराक्रम और उत्साह से भरे हुए हैं। वे छंद जन जन में बड़ी रुचि के साथ गाए जाते हैं। अब देखिए भूषण की कृतियाँ कौन कौन सी है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो शिवराज भूषण, शिवा पावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है। बात करें हम लोग आगे की तो भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे और इनमें वह शिवाजी की विशेषता पहचान सके थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर में आता है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। देखिए जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो चुकी थी। हिंदी के छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। उन्होंने कामायनी, ध्यान देंगे जयशंकर प्रसाद का कामायनी नामक महाकाव्य भी लिखा गया है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये क्या है पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, कामायनी क्या है, महाकाव्य है या कुछ और है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे के पूछ देगा तो कामायनी हो जाएगा और जो कि महाकाव्य है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे, ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे तो छायावादी हो जाएगा, बल्कि वे एक महान नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे एवं निबंधकार भी थे। ठीक है, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से कवि थे जो छायावादी थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, निबंधकार भी थे। यानी कि सभी थे, पांचों थे। तो 4 ऑप्शन आपको दे देंगे लेकिन जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे ये सभी बात को, उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे की बात करें, प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी। वे मानव भाग्य के बारे में सोचते थे। वे समाज और जाति के भाग्य के बारे में भी चिंतन करते थे। उनका चिंतन राष्ट्रवादी सांस्कृतिक उत्थान से आप्लावित था। उनकी कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर और कामायनी। और ये सभी बात आपको याद रखनी है, ध्यान देंगे। और आगे है यहाँ पे उनकी कविता के नमूने हैं। पहला में है तू मूल कोलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। और सेकेंड में है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ठीक है। 8वां में आता है सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इमोशनल कर देने वाली ये कविता है। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जिनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी, हिंदी की एक प्रमुख महिला कवित्री है। ध्यान देंगे उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही है। ठीक है। आगे है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियाँ हैं मुकुल, श्रीधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल। ठीक है। आगे है यहाँ पे चौहान राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रवक्ता है। हम चौहान के असली स्वरूप को याद रखें कि वह हमारी भावना के भारत की पहली बसंत पंचमी, भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारती की पहली कोकिला थी, जिनकी स्वर लहरियाँ
चकबस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जन गण मन में घुल मिल गई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में नॉइज सुनने को मिल सकता है, बट क्या करें, हम भी वीडियो बना रहे हैं तो रोक नहीं सकते। 9 में है शमशेर बहादुर सिंह, तो उत्तर में हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में हुई थी। हिंदी के एक श्रेष्ठ आधुनिक कवि हैं। सतत प्रयोग धर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की। उनके लेखन में विशिष्टता थी। वे कवि और शायर एक साथ थे। ध्यान देंगे, कवि और शायर एक साथ कौन थे, तो शमशेर बहादुर सिंह। स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा वस्तुवादी यथार्थवाद और कलावादी स्वरूप सभी कुछ उनकी कविता में पाया जाता है। बात करें हम लोग आगे की, तो शमशेर बहादुर सिंह की कृतियां हैं दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका ही नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। अब देखिए 10वां में आता है गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति बोध, जिनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हो चुकी थी। हिंदी के आधुनिक काल के मार्क्सवादी कवि, ध्यान देंगे, हिंदी के आधुनिक काल के मार्क्सवादी कवि कौन है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। ये बात आपको याद रखनी है। उनकी प्रकृति और संवेदना ही उन्हें विचारधाराओं के निकट ले गई। उनमें बौद्धिक और नैतिक पराक्रम कूट कूट कर भरा हुआ था। आगे यहाँ पे मुक्तिबोध के जीवन और साहित्य में कोई फांक नहीं दिखाई पड़ती। उनका जीवन मूल्य और कविता मूल्य एक ही है। आगे की बात करें तो उनकी काव्य कृतियाँ हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, उनका कथा साहित्य, काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी, उनका आलोचना साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आगे है समीक्षा की समस्याएं और एक साहित्यिक सॉरी और एक साहित्य की डायरी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री में PDF नोट्स, सभी हैंड नोट्स और जो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।